सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड एनर्जी, एंड उसके बाद हमने हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस किए वन बाय वन पिछले कुछ वीडियोस में। आज दिस वीडियो वुड बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, एंड इसमें हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी 6 टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं उनमें से किसी भी टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड द लेवल विल स्टार्ट फ्रॉम द इजी टू द कॉम्प्लेक्स वन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। So this is the first question, and it says that when you stand on the observation deck of the Empire State Building in New York, is your linear speed due to Earth's rotation greater than, less than, or same as when you are waiting for the elevators on the ground floor? Suppose this is the Earth surface, this is the Earth surface, and यहाँ पे ये building है, न्यूयॉर्क में ये building है। अब suppose आप यहाँ पे खड़े हो या फिर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे खड़े हो, डेक पे खड़े हो, तो आपकी लीनियर स्पीड कहां ज्यादा होगी, यहां पे कि यहां पे? देखो हमें पता है लीनियर स्पीड आर ओमेगा होती है। ओमेगा तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, बट रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी। अब इस केस में सेंटर से, अर्थ के सेंटर से आप ज्यादा दूरी पे हैं, इसका मतलब जो यहाँ पे अगर आप डेक पे खड़े हो तब आपकी जो लीनियर स्पीड है वो ज्यादा होने वाली है, तो इट विल बी ग्रेटर। सो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे क्या रहे हैं, अ पायलट परफॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल टर्न विल लूज कॉन्शियसनेस इफ शी एक्सपीरियंस अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 7 times द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर ए की वैल्यू 7g हो जावे तब वो अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो खो देगी पायलट। वी नीड टू फाइंड द मिनिमम रेडियस दैट शी कैन मेक विदाउट लूजिंग कॉन्शियसनेस इफ हर प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 245 मीटर पर सेकेंड। तो ये हॉरिजॉन्टल टर्न ले रही है ऐसे, तो हमें बताना किस किस रेडियस पे वो मिनिमम रेडियस, कितने मिनिमम रेडियस वो रखे ताकि वो कॉन्शियसनेस ना खो पाए। देखो सिंपल से हमें पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है v² r। तो यहां से अगर मैं r देखूं तो ये हो जाएगा v² a। बोलो यार, v² 245 का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन हम चाहते हैं 7 times g हो, इससे ऊपर ना जाए। तो 7 times g तो होता है 9.81 स्टैंडर्ड। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r टू बी 874 मीटर। तो जो आपका रेडियस है वो करीब इतना होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो स्पीड है प्लेन की वो 245 मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अराउंड किलोमीटर में देखूं, किलोमीटर पर आवर में, तो ये करीब 882 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इतनी स्पीड तो केवल जेट की होती है। इसका मतलब जो वो प्लेन फ्लाई कर रही है इट्स अ जेट प्लेन। जस्ट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी और कुछ नहीं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग व्हील एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन दिस फिगर। मतलब ये ओमेगा है इधर वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हमें टाइम दिया हुआ है, और इस टाइम पे जो है ओमेगा 0 होता है, एंड देन इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, हमारा दिली इच्छा ये है कि हम ये बता पाएं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया व्हील ने, थीटा माइनस थीटा नॉट, बिटवीन द टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5। यहाँ पे है t इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे है t इक्वल्स टू 5। इस टाइम के बीच में डेल्टा थीटा इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। सो 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप इसका एरिया निकाल लो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, लेट दिस बी A2। दोनों को ऐड कर दो। एक चीज ध्यान रखना कि जो ये वाला एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा और ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा। दोनों को माइनस करोगे वहां से निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो आप बेसिकली आप इसका एरिया निकाल लो, वो वहां से निकल सकता है। अच्छा, दूसरी बात, या तो आप अल्फा निकाल लो, एंगुलर
एक्सेलरेशन निकाल लो, और वहां से एक बार एंगुलर एक्सेलरेशन निकल गया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा थीटा नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो यहां से भी निकल जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं अल्फा निकाल लेता हूं। तो अल्फा क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम elapsed। तो आप किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में निकाल लो, सपोज इसके और इसके बीच में ही मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे ओमेगा कितना है, ओमेगा यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ओमेगा 4 है, डिवाइड बाय 5 - 0, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा -1.2 रेडियन पर सेकेंड। बोलो यार। अच्छा, अल्फा तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तभी हमें ये लाइन जो है स्ट्रेट लीनियर लाइन नजर आ रही है। डेल्टा थीटा ओमेगा नॉट टी कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 ओमेगा है ना पर रेडियन पर सेकेंड। टाइम हमें कितने टाइम तक चाहिए, 5 सेकेंड तक, तो 5 प्लस 1/2 अल्फा कितना है -1.2, टी कितना है 5 और इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 5 रेडियन। तो 5 रेडियन कंप्लीट किए हैं व्हील ने फ्रॉम टाइम t equals to 0 to time t equals to 5. So this is the required answer. Now let's move to the next question. So ये है next question and यहाँ पे कह रहे हैं कि we have a commuter riding on a bicycle that has a mass of 68 kg. तो जो पर्सन का जो मास है वो हमें दे रखा है this to be equals to 68 kg, और बाइसिकल का जो मास है वो हमें दे रखा है 8.1 kg, एंड ईच बाइसिकल व्हील इज अ हुप ऑफ रेडियस 33 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में लिखूं तो 0.33 मीटर हो जाएगा, एंड मास 1.4 kg। तो जो अपने साइकिल का जो व्हील है उसका जो मास है वो हमें दे रखा है, तो W मैं लिख रहा हूं, दिस टू बी इक्वल्स टू 1.4 kilogram. So this is the given data. Now what energy must the biker supply to move at 7.2 meter per second? Include the kinetic energy of the biker, kinetic energy of the brake frame, bike frame and kinetic energy of the, ठीक है। तो हमें कहने की जो स्पीड है अपने साइकिल की और आपकी खुद की, वो 7.2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप साइकिल पे बैठे हो, साइकिल की स्पीड इतनी है तो आपकी भी इतनी हुई। तो हमें बताना है कितनी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू मूव द बाइसिकल एट दिस मच स्पीड, और हमें इसमें खुद की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड करनी है। ओके, सो देखो ट्रांसलेट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, पहला तो हमें राइडर को इतनी स्पीड देनी पड़ेगी, साथ में जो बाइक है उसको भी। तो मैं ये लिख सकता हूँ मास ऑफ द राइडर प्लस द मास ऑफ द बाइक टाइम्स v²। इतनी ट्रांसलेशन एनर्जी चाहिए होगी। आप वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 68 प्लस बाइक का हो गया 8.1 और v² हो गया 7.2 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1970 जूल्स। तो इतनी एनर्जी आपको ट्रांसलेशन में चाहिए। अच्छा, रोटेशन में कितनी चाहिए? रोटेशन, अब रोटेट तो केवल व्हील कर रहे हैं ना, तो व्हील का क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम व्हील का लेंगे, और व्हील हमें हुप दे रखा है विद रेडियस 0.33 सेंटीमीटर। तो हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मास ऑफ व्हील टाइम्स r², यही होता है। और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, v/r का होल स्क्वायर, क्योंकि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है इसलिए मैं ये चीज लिख पा रहा हूँ, अदरवाइज ये v/r जो मैंने लिखा ओमेगा की जगह वो मैं लिख नहीं पाता। अच्छा, ये तो केवल एक व्हील का है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 2 व्हील्स का आ जाएगा। बोलो यार, वैल्यूज पुट करना। mw है ये हमारी, सॉरी ये रहा हमारे पास mw, r हमें दे रखा है 0.33, v हमें पता है, r हमें पता है। अच्छा, r² से कैरी कैंसिल हो जाएगा। वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास आएगा दिस टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 36 विच इज इक्वल्स टू 72 जूल्स। सो ये तो हो गई ट्रांसलेशन की वजह से, ये हो गई रोटेशन की वजह से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितने रिक्वायर्ड हमें चाहिए होगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, तो इसका हो जाएगा ये अप्रॉक्स 2042 जूल्स आएगी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2.04 किलो जूल। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। देगा कौन? राइडर जो बाइक चला रहा है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा अपनी बॉडी से, अपने खुद उसको इतना वर्क करना पड़ेगा।
ओके तो ये तो हो गया आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में क्या रहे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी शी एक्सपैंड्स गोस इनटू रोटेशन ऑफ द व्हील। व्हील के रोटेशन में कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो व्हील के रोटेशन में केवल इतनी एनर्जी खर्च हुई 72। तो ये कितना हो गया इसका फ्रैक्शन अगर मैं देखूं तो रोटेशन की वजह से जितना हुआ डिवाइड बाय टोटल, यही पूछ रहा है बी पार्ट में कितने फ्रैक्शन खर्च हुई। तो 72 डिवाइड बाय 2.04, ये किलो जूल में है, 10⁻³ मैं लिख देता हूँ, या फिर सीधा 2042 ही लिख देता हूँ, 2042। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो करीब 3.5% आएगा इनटू 100 करने के बाद। तो 3.5% ही खर्च हो रही है रोटेशन में। तो अच्छा राइडर को अब सी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज गोस इनटू हर ओन काइनेटिक एनर्जी, खुद की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में कितना उसको खर्च करना पड़ेगा टोटल के हिसाब से। देखो खुद को इंक्रीज करने के लिए तो जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो तो हाफ मास ऑफ राइडर इनटू v², यही चाहिए। यहाँ पे जो हमने निकाली थी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से, इसमें हमने बाइक की भी ऐड कर दी, बट यहाँ पे केवल ये राइडर का पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज गोज इनटू हर ओन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे मास जो है साइकिल का ऐड नहीं करूँगा, और डिवाइड बाय टोटल, टोटल तो पता ही 2040 है, तो 1/2, और राइडर का मास कितना दे रखा है 68, स्पीड है 7.2, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2040, सिंप्लीफाई करोगे तो ये करीब आएगा 86%। आप देख रहे हो टोटल काइनेटिक एनर्जी का 86% तो केवल राइडर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में लग जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो बाइसिकल्स हैं ये काफ़ी इफ़िशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 86% तो खाली जो राइडर है उसकी में जा रहा है, उसको उसकी स्पीड इंक्रीज करने में जा रहा है। बाकी रोटेशन में जो घुमाने में, जो टायर को घुमाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो करीब 3.5% हो रही है ऑफ द टोटल। अगर मैं इसको कंपेयर करूं टू ऑटोमोबाइल, कार या बाइक, इन सबसे, तो जो फ्यूल खर्च हो रहा है अपने कार का, only 1% of that fuel goes into the increasing the kinetic energy of the driver's mass, बाकी 99% बाकी चीज़ों में खर्च हो रहा है। तो अगर एक कंपैरिजन देखा जाए तो जो साइकिल है, बाइसिकल हमारी काफ़ी efficient मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो गो फॉर साइकिलिंग एवरी डे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो सिक्के आपको दिख रहे हैं, दोनों के रेडियस सेम ही है, इसका भी आ रही है, इसका भी आ रही है। अच्छा, एक सिक्के को हमने रेस्ट पे रखा बिल्कुल सेंटर पे, और सेकंड जो ये सिक्का है इसको हम रोटेशन में गोल गोल घुमा रहे हैं, एक कंप्लीट रोटेशन हमने इसको करवाया। आपको ये बताना है कि इसको फिक्स रखते हुए, इस वाले सिक्के को फिक्स रखते हुए, जो सेंटर में जो ये वाला है इसको फिक्स करते हुए, इसको अगर हम घुमाएंगे तो जब ये एक पूरा चक्कर काटेगा तो इसने खुद कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे, 1 2 3 या कितने भी किए होंगे, एक से कम, जो भी ये आपको बताना है। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई फार्मूला इसमें लगने वाला है नहीं, प्योर कंसेप्ट्स। तो जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वो इस क्वेश्चन को निकाल ले जाएगा। तो देखो समझते हैं। देखो अगर ये कितने रेडियस है इसका, ये रेडियस आर है, बोलो यार। अच्छा, अगर इस सेंटर से मैं इस पूरे इसका रेडियस देखूं तो ये कितना हो जाएगा आर, ये भी तो आर ही होगा, आर प्लस आर 2r। मतलब इस जो बाहर वाला सिक्का है इसने कितना, ये जो ये अपना जिसने ये डिस्टेंस कंप्लीट किया है, ये कितना कंप्लीट किया है। अगर वो एक जगह, जैसे मान लो जब वो एक सर्कम 2πr जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ना भाई, ये चीज़ तो दुनिया जानती है। एक सिक्का अगर यहाँ पे अगर मैं प्लेन पे चलाऊं सीधा, अगर ये डिस्टेंस 2πr कवर करेगा तो इसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे, केवल एक किया होगा। अच्छा, इस केस में यहाँ पे कितना ये डिस्टेंस कवर कर पा रहा है इस टाइम, अब रेडियस हो गया 2 टाइम्स r, डबल हो गया है रेडियस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 2π इंटू 2r, बोलो यार। तो ये कितना हो जाएगा 4πr, मतलब डबल डिस्टेंस कवर करा है इसने, मतलब इतना डिस्टेंस और जितना ये था उतना ही 2πr और किया है। तो अगर एक रेवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस करता है तो 4πr डिस्टेंस कितने रेवोल्यूशन में करेगा, 2 रेवोल्यूशन में करेगा। तो कितने चक्कर काटे होंगे इसने कंप्लीट, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे जब ये पूरा चक्कर काट के आएगा यहाँ पे वापस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं पिजन्स आर अ ब्रीड टू डिस्प्ले अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पिजन के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि सपोज अ रोलर पिजन ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट एंड फ्री फॉल्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर। तो करीब 14 मीटर के लिए नीचे फ्री फॉल में है एंड ड्यूरिंग दिस ये रोटेट कर रहा है एट द रेट 12 रेडियन पर सेकेंड। इतने रेट से रोटेट कर रहा है। हमें बताना कितने रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिए बाय द एंड ऑफ दिस फॉल। यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी और नीचे ये जो ओमेगा, जिस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड अगर मैं देखूँ v0 ये 0 है, यहाँ पे कुछ स्पीड होगी इसकी v एंड ये जो रोटेट कर रहा है 12 रेडियन पर सेकेंड से कर रहा है, 14 मीटर तक इसने ये फ्री फॉल में। तब हमें बताना है कि कितने इसने चक्कर कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा जी, अगर मैं टाइम निकाल लूँ कि उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, अगर वो मैं निकाल लूँ, उस टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 12 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना 12 रेडियन पर सेकंड, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन आ जाएगा। एक बार रेडियन में आंसर आ गया, वो क्या थीटा है बेसिकली, थीटा को कन्वर्ट कर लो रेवोल्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुद्दे की बात ये है कि ये टाइम कैसे निकालूं, उसके लिए हम यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हमने पढ़ी थी काइनेमेटिक्स इन 1 डायमेंशन में। दिस इज y इक्वल्स टू y0 प्लस v0 y टाइम्स t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। और मैं यहाँ पे जो है रेफरेंस ले रहा हूँ y इक्वल्स टू 0 और ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव एक्सिस में ले रहा हूँ। तो फाइनल जो है वो 0 हो जाती है पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपके पास है 14 मीटर प्लस v0 y, दिस इज 0 क्योंकि इनिशियल की स्पीड 0 है, प्लस ए वाई। अब ए वाई इस केस में नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -9.81 टाइम्स टी स्क्वायर। बोलो यार, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 × 14 डिवाइड बाय 9.81 एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा करीब करीब 1.69 सेकेंड। तो इतने सेकेंड इसको लगा। तो इसने थीटा कितना कवर किया होगा, डेल्टा थीटा, दिस वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा, जो एवरेज ओमेगा है, जो कि हमें दे रखा है 12 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विद टी। तो 12 × 1.69, तो ये करीब आ जाएगा इक्वल्स टू, हमें ये रेडियन में आएगा क्योंकि 1 ये जो 12 है ये रेडियन में दे रखा है। तो अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो रेवोल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन में 1 रेवोल्यूशन होता है, तो डिवाइड कर दिया। तो दिस वुड बी इक्वल्स टू 3.2 रेवोल्यूशन। तो करीब करीब 3 चक्कर और 0.2 और 0.5 चक्कर और वो कंप्लीट करेगा इतने से डिस्टेंस में। सोचो अगर उसको 4 चक्कर कंप्लीट करने होते तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी। अगर उसको 4 चक्कर कंप्लीट करने होते तो उसने कितना एंगल कवर किया होता, 8 पाई। बोलो यार, एक चक्कर में 2 पाई, तो 4 चक्कर में 4 रेवोल्यूशन में 8 पाई। अच्छा, टाइम पीरियड उतना ही रहेगा 1.69, तो करीब करीब ये स्पीड आ जाती है 15 रेडियन पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड रही होती है उसकी तो उसने 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए होते, बट क्योंकि ये थोड़ी कम है तो रेवोल्यूशन में 3.2 ही कर पाया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ये डॉल्फिन है हमारे पास जो आपको दिख रहा है इस इमेज में, इसकी जो लेंथ होती है ना, ये करीब होती है 2.5 मीटर लॉन्ग होती है ये। एंड जब ये जंप करती है फ्रॉम द मतलब इस लेवल से जब ऊपर तक जब ये जंप कर रही है, तब ये करीब इट कैन जंप ओवर 3.5 मीटर। अच्छा जी, और साथ जंप के साथ वो फ्लिप कर रही होती है, घूम रही होती है। और जो एवरेज ओमेगा हमें दे रखा है, ये हमें दिया हुआ है 5.6 रेडियन पर सेकेंड। ये चीज हमें दिया हुआ है। 2 चीजें जो हमें यहां पे निकालनी है। फर्स्ट, पहले कह रहे कि हाउ मच एनर्जी मस्ट द डॉल्फिन जनरेट टू जंप 3.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर ये 3.5 मीटर ऊपर ये जंप करती है तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, यहां पे कितनी एनर्जी चाहिए होगी। देखो, जब ये इतना जंप कर रही है तो यहां पे कौन सी एनर्जी है इसके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो कितनी होगी mgh। तो उसको इतनी एनर्जी
बेसिकली जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी ना इसके अंदर mgh में, तो हमें कितनी एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी, mgh के बराबर ही चाहिए होगी भाई। जितनी जितनी पोटेंशियल इसने गेन किया वो गेन कहाँ से किया, जो इतनी एनर्जी इसके पास थी वहीं से तो गेन किया वो पोटेंशियल। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो mgh के बराबर चाहिए होगी। मास हमें दिया हुआ है इसका 250 kg, ठीक है। तो पुट कर दो 250 इंटू जी 9.81 h 3.5, तो ये करीब आ जाएगा 8.6 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी इसको चाहिए होगी, और ये प्रोवाइड कौन करेगा, इसकी खुद की बॉडी प्रोवाइड करेगी एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं इफ द डॉल्फिन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस इज 225 kg मीटर स्क्वायर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इतना हो जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, जिस एक्सिस के अबाउट, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो हाउ मच एनर्जी मस्ट द डॉल्फिन जनरेट टू रोटेट इट्स बॉडी इन दिस वे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए होगी, कितने ओमेगा से घूम रहा है ये, 5.6 रेडियन पर सेकेंड से, बोलो यार इतने से घूम रहा है ना। तो रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ आई कितना है 225, ओमेगा कितना है 5.6, और कर दो इसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5 किलो जूल। तो ये एनर्जी इसको चाहिए होगी। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहां पे कह रहे हैं कि वी हैव अ रबर बॉल विद रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ओके, then it rolls on a horizontal surface of a table with constant linear speed v, constant linear speed v से वो चल रही है, ठीक है, ये हमें नहीं पता क्या है। आगे कह रहे हैं कि when the ball rolls off the edge of the table it falls 0.66 मीटर, तो कितना फॉल हुआ है ये, चेंज इन y मैं लिख सकता हूँ 0.66 मीटर हुआ है, ठीक है। If the ball completes 0.3 revolution during its fall, जब वो नीचे गिर रही है तब इसने इतने चक्कर कंप्लीट कर लिए, इतने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए, तो बताइए कि लीनियर स्पीड v कितनी रही होगी। तो अगर मैं इसको पिक्चर की हेल्प से समझाऊं तो ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे बॉल है, ये टेबल का एज है, ये लीनियर स्पीड v से ये मूव कर रही थी, और जब ये यहाँ पे एज पे आई तो ये अपना मान लो आपके पास ये फ्लोर है यहाँ पे, तो ये जो इसने वर्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दिस इज 0.66 मीटर, और जब ये नीचे गिर रही है, गिरते वक्त जो इसने रेवोल्यूशन कंप्लीट करे वो इतने किए हैं, तब हमें बताना है कि ये v कितना रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना टाइम इसको लगा, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड, वहां से हम निकाल लेंगे ओमेगा, क्योंकि ओमेगा होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमें दे रखा है, डिवाइड बाय द टाइम लैप्स डेल्टा टी। और यहाँ पे मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि जो एंगुलर जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। एक्चुअल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, चेंज होगी, बट इसको मैं अज्यूम करके चलूंगा कि कांस्टेंट है। ओके, सो लेट्स फाइंड टी फर्स्ट, कितना टाइम इसको नीचे लगा। उसके लिए वही इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स इन वन डायमेंशन जो हमने चैप्टर 2 या 3 में स्टार्टिंग में पिछले साल पढ़ी थी, तो वो है y इक्वल्स टू y नॉट प्लस v नॉट y टाइम्स t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। ये डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले लेते हैं इस पर, चलो पॉजिटिव y ले लेते हैं, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0, ये रेफरेंस हम लेके चलते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू 0। तो इनिशियल तो 0 है, फाइनल पहुंच जाता है 0.66 v नॉट y। अब v नॉट y हमें नहीं मालूम है क्या है, तो अच्छा ये जो इनिशियल जो इसकी जो स्पीड थी वो x डायरेक्शन में थी, y डायरेक्शन में तो कोई स्पीड थी ही नहीं, तो वो तो 0 हो जाएगा। यही तो मजा है यहाँ पे, ये तो 0 हो गया क्योंकि y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं स्पीड का। प्लस 1/2 ay, तो यहाँ पे g हो जाएगा टाइम्स t स्क्वायर। तो यहां से जो t का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 0.66 डिवाइड बाई g तो होता है 9.81। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0.37 सेकेंड्स। अच्छा, एक बार t पता चल गया तो ओमेगा तो हम निकाल ही देंगे, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t, तो ये कितना हो जाएगा 0.37। ये रेवोल्यूशन में है बाइंडेड,
डिवाइड बाय 0.37। अच्छा, एक चीज़ और, अब हमें जो है ये जो ओमेगा है ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि ये तो यहाँ से तो आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो ये अगर मैं काट लूँ तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा, दिस वुड बी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इतना आ जाएगा ना। अच्छा, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, बोलो यार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये तो आ गया आपकी एंगुलर स्पीड। अच्छा, एक बार एंगुलर स्पीड पता चल गई, मतलब यहाँ पे जो जो जब ये घूम रहा था उस वक्त जो इसकी एंगुलर स्पीड थी वो कितनी थी, 2 पाई। लीनियर स्पीड v निकालना है। जब ये रोलिंग मोशन में होगा, जब ये ओमेगा से घूम रहा है, वो ओमेगा हमें मालूम है और ये रेडियस भी हमें मालूम है, तो v निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, दुनिया जानती है फार्मूला। फार्मूला लगाने में तो सब आगे हैं। तो v इक्वल्स टू r, तो 3.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.032 मीटर हो जाएगा। ओमेगा तो अभी निकाला ही है 2 पाई, इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब 0.20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये उसकी लीनियर स्पीड रही होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L। ये आपको रोड दिख रही है, लेंथ L है, मास इसका कैपिटल M हमें दिया हुआ है। Now the rod is released from rest in a horizontal position and allowed to swing downward without friction or air resistance। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है। अब ये रिलीज की गई है इस यहाँ से, इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, एंड देन इट गोस लाइक दिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें ये बताना है कि व्हेन द रोड इज वर्टिकल, जब ये रोड वर्टिकल होगी उस वक्त उसकी एंगुलर स्पीड क्या रही होगी, और साथ में टेंजेंशियल स्पीड भी बतानी हो तो फ्री एंड, मतलब इस वाले पॉइंट की जो टेंजेंशियल स्पीड है वो क्या रही होगी। तो ये दो चीजें हमें बतानी है, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं ये लिख सकता हूं कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है इट विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट I एंड इज द फाइनल पॉइंट F। देखो, अच्छा रेफरेंस हमें यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको ले लूँ y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 ले लूँ और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तब की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, करेक्ट। अच्छा, इनिशियल अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने यहीं इसको रेफरेंस 0 मान लिया है तो पोटेंशियल तो इसके पास अभी 0 है, प्लस काइनेटिक है नहीं क्योंकि ओमेगा 0 है, इज इक्वल्स टू फाइनल। अब यहाँ पे जब ये पहुंची है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, एक तो घूम रही है तो रोटेशनल एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बोलो यार, प्लस प्लस साथ में कुछ इसने पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई, क्योंकि यार नीचे की तरफ आप मूव कर रहे हो, कितनी डिक्रीज हुई है, एम जी इंटू एल बाई 2, और ये नेगेटिव है में आएगा, तो मैं यहां लिखना चाहिए माइनस एम जी इंटू एल बाई 2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एम जी एल बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीज मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं ओमेगा निकाल ले जाऊंगा। अच्छा, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किसके अबाउट देखना है, इस पॉइंट के अबाउट लेना है, इस वाले एक्सिस के अबाउट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रोड का, बताइए, एम एल स्क्वायर बाय 3, यही होगा। काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा या एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। अगर हम मैं इसको सेंटर के अबाउट देखता तब एम एल स्क्वायर बाय 12 होता, इसके अबाउट देख रहे हैं तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। अच्छा, याद कैसे रखें इसको कि 3 कब आएगा 12 कब आएगा। देखो, जब इसके अबाउट आप देख रहे हो तो जो मास है वो एक्सिस से काफी दूरी पे है। ये देखो, ये पूरे लेंथ एल के डिस्टेंस पे, ये वाला एल से थोड़ा कम है, एल से थोड़ा कम है ये, और बाकी ये वाले जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एल बाई 2 से कम है। बट अगर आप सेंटर से देखो तो जितने भी मासेस हैं, जो मैक्सिमम, ये कितना एल बाई 2 के डिस्टेंस पे, ये वाला बाहर वाला मास, और ये वाला एल बाई 2 के डिस्टेंस पे, तो एज कंपेयर टू दिस एक्सिस, इस वाले एक्सिस पे जो मास है वो पास पास है बट यहाँ पे दूर है, तो मतलब इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा। तो 1/3 ज्यादा होता है कि 1/12 ज्यादा होता है, 1/3 ज्यादा होता है ना, इसलिए इसके अबाउट 1/3 आता है और सेंटर के अबाउट 1/12 आता है। आई होप कि आपको चीजें कुछ कुछ समझ में आई होंगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाफ एम एल
स्क्वायर बाय 3, तो 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6, बोलो यार, इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम जी इंटू एल बाई 2। एम से एम कटेगा, 1 ये जाएगा 3 पे, एल से भी एल कटेगा, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 3g ओवर एल एंड देन स्क्वायर रूट। तो ये उसकी रही होगी एंगुलर स्पीड। अच्छा, लीनियर स्पीड कितनी रही होगी, लीनियर स्पीड होता है आर ओमेगा, सेंटर से यहाँ जहाँ से रोटेट कर रहा है वहाँ से लेके इसका कितना डिस्टेंस है, एल है, तो एल इंटू ओमेगा कितना है, दिस इज एल को मैं स्मॉल एल लिख रहा हूँ तो स्मॉल एल लिख देता हूँ, एक ही बात है, स्क्वायर रूट 3g ओवर एल। अगर मैं एल को अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट 3g एल स्क्वायर ओवर एल ही हो जाएगा। इस एल को मैं स्क्वायर रूट में ले गया तो इसको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से ये एक एल कटेगा, तो v का जो वैल्यू आएगी ये आएगी स्क्वायर रूट 3gl। तो ये है इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि पिछले जो हमने जस्ट अभी प्रॉब्लम जो हमने देखी थी वहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेम है, बस हमने एक चीज ऐड कर दी है, हमने एक मेटल बॉल ऐड कर दी है जिसका मास है 2m एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सपोज यहाँ पे कहीं भी कोई भी डिस्टेंस d पे हमने सपोज एट अ डिस्टेंस d, यहाँ पे कोई डिस्टेंस d ले लिया, एनी जनरल डिस्टेंस d, यहाँ पे हमने एक बॉल ऐड कर दी, इस बॉल का मास है 2m, ठीक है, एंड देन वही चीज हमने इसको रिलीज किया रेस्ट से, तब हमें ये शो करना है कि व्हेन द रोड इज इन द वर्टिकल पोजीशन देन इट्स लीनियर स्पीड ऑफ दिस फ्री एंड, इस पॉइंट की जो लीनियर स्पीड होगी वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है ए पार्ट में। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में हमें बताना है कि एट व्हाट फाइनाइट वैल्यू ऑफ d ओवर l इज द स्पीड ऑफ द रोड सेम एज इट फॉर d इक्वल्स टू 0। मतलब d ओवर l का मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो स्पीड है vt वो सेम हो जब d इक्वल्स टू 0 हो। देखो जब d 0 रखोगे इसका मतलब क्या, आप यहां पे रख रहे हो मास को, और जब आप d 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 0, 1 का रूट 1 ही होता है, तो vt आ जाएगा अंडर रूट 3gl। ये वही आ गया जो पिछले क्वेश्चन में आया था। तो ऐसे d ओवर l का मैं ऐसा क्या रेशियो रखूं कि ये स्पीड इतनी आ जावे, ये बी पार्ट में बताना है। और इस रेशियो को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ परकशन और स्वीट स्पॉट ऑफ द रोड। तो ये दो चीजें हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है बट कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो भैया यहाँ पे वही सेम चीज मैं यहाँ पे रेफरेंस लूंगा, दिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड अपवर्ड डायरेक्शन में हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है। ओके, सो वही चीज लिखूंगा कि इनिशियल जो एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी, दिस वुड बी इक्वल्स टू द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पॉइंट पे ये रेस्ट पे है और यही हमने रेफरेंस मान लिया है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जब ये नीचे आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ डिक्रीज कर जाएगी। कितनी डिक्रीज करेगी, देखो यहाँ पे अब रोड है तो रोड का तो हो जाएगा mg, और m यहाँ पे मैं कैपिटल M लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि रोड का जो मास है वो कैपिटल M है, तो कैपिटल M इंटू जी, और सेंटर ऑफ मास कितना है l/2 डिस्टेंस पे है ना यहाँ से, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीज हुई है, माइनस अब जो अपना ये जो रखा हुआ था ये ब्लॉक या बॉल बोल लीजिए, इसका मास 2m है, इसकी भी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, कितनी हुई है, मास है 2m, बोलो यार मास तो 2m है ना, 2m इंटू g इंटू डी, देन प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई है। काइनेटिक कौन सा, एंगुलर की वजह से जो काइनेटिक या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब रोड का लिखूं अगर मैं आई तो वो क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3, पिछले ही वीडियो क्वेश्चन में देखा था, ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस अब जो ये बॉल हमने रखी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बॉल का जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना है, ये डिस्टेंस कितना, एयर डिस्टेंस डी पे रखा गया है, तो m मास कितना है 2m इंटू डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आई, तो हाफ 2m इंटू डी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर,
क्योंकि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना ये। तो डिक्रीज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू दिस इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर मैं रीअरेंज करूँ टर्म्स को तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि एम जी इंटू एल बाई टू प्लस 2mg इंटू डी इट इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा ये हाफ और ये 6 हो जाएगा, तो 1/6 ना लिख दूँ इंटू एम एल स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वायर में कॉमन निकाल रहा हूँ और ये 2 से 2 कटेगा, m इंटू डी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो यार ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 6 इंटू यहाँ पे भी 6 कर दूँ, बोलो यार। अच्छा ये m m m m दोनों तरफ से कट हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा, g इंटू एल बाई टू प्लस 2 इंटू जी इंटू डी, और यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर। और ओमेगा हमें पता है ये v ओवर l होता है, v ओवर l का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट की लीनियर स्पीड लिख रहे हैं। तो लेंथ कितना है इसकी, इस वाले पॉइंट की सेंटर ऑफ एक्सिस से l है, तो इसलिए v g ओवर l का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये हो जाएगा। अब आगे अगर मैं सॉल्व करूं, g इंटू एल प्लस ये 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स g इंटू डी डिवाइड बाई 4, नो 2 नॉट 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये एल स्क्वायर को अगर मैं इधर ले जाऊं तो एल स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर, ऊपर तो एज इट इज, ये वाला एल स्क्वायर मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो 6l स्क्वायर हो जाएगा इंटू में वी का स्क्वायर। बोलो यार ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से अगर मैं जी एल कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस कितना बचेगा, 4d ओवर एल बच जाएगा। बोलो इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 6d स्क्वायर डिवाइड बाई 3 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्मॉल एल नहीं है, बेसिकली कैपिटल एल ही चल रहा है, वो गड़बड़ हो गया, एल लिखो या स्मॉल एल, इट्स वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे भी कैपिटल एल ही है इनटू में वीटी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से अगर मैं ये इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 6d ओवर एल का होल स्क्वायर ऐसा आ जाएगा इनटू में वीटी का स्क्वायर। बोलो यार, और ये कितना है 3gl इनटू में 1 प्लस 4 टाइम्स d ओवर एल, करेक्ट। तो यहाँ से जो वीटी का एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3gl, l दिस इज कैपिटल L, टाइम्स स्क्वायर रूट 1 प्लस 4d ओवर l डिवाइड बाय 1 प्लस 6 टाइम्स d ओवर l का होल स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये होगा। अच्छा बी पार्ट में बताना कि फाइनाइट वैल्यू क्या हो d ओवर l की, कि जो इसकी स्पीड है वो सेम हो एज इफ d इक्वल्स टू 0। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन अगर ये 0 के बराबर हो, सॉरी 1 के बराबर हो जाए, नॉट 0, 1 के बराबर हो जाए तो वीटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3gl, वही आ जाएगा जो पिछले क्वेश्चन में आया था। तो मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बॉल को रोड पे लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, वीटी तब भी सेम ही रहा। तो किस रेशियो के लिए ये चीज़ 1 आ जाए, तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को 1 के इक्वेट कर दूं, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 टाइम्स d ओवर l डिवाइड बाय 1 प्लस 6 टाइम्स d ओवर l का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको 1 के इक्वल कर दूं तो यहाँ से d ओवर l का कुछ रेशियो आएगा। और सपोज d ओवर l को अभी फिलहाल के लिए मैं x लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी इजी रहे मैं लिखने में। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x, और ये वाला मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो 1 प्लस 6x हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। बोलो यार, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड। सो आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6x स्क्वायर, 1 से 1 कटेगा और 6x स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से x अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा, 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो x इक्वल्स टू 0 आएगा
या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 4/6 मतलब 2/3। और x हमारे पास बेसिकली है क्या, d/l। तो d/l या तो 0 आएगा या फिर d/l कितना आएगा, 2/3 आएगा, ये कैपिटल L है। ठीक है, तो मतलब 0 आएगा तो वो तो हमें पता ही था, जब d/l का जब ये 0 आ जाएगा तब तो ये √3gl आएगा। लेकिन अगर d/l का रेशियो अगर 2:3 रहा तब भी जो आपकी vt की जो वैल्यू आएगी तब भी वो √3gl ही आएगा। इसको हम बोलते हैं स्वीट स्पॉट या सेंटर ऑफ परकर्शन, इस रेशियो को बोलते हैं। तो ये है इसका आंसर फॉर द बी पार्ट। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास ये एक वुडन प्लैंक है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 3 मीटर और ये इट रेस्ट ऑन 2 कैन्स और दोनों की जो ये डिस्टेंस है ये 1 मीटर इनसाइड द दिस प्लैंक ये रखा गया, मतलब 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, यहाँ पे दोनों कैन रखी गई हैं। ओके, नाउ अब हुआ क्या, हम इसको रोल करवाते हैं and this can rolls without slipping. Now the diameter of the can is given to be 6.5 centimeter. Okay, अगर diameter 6.5 है तो radius तो इसका आधा हो जाएगा, correct? Okay. Now अब क्या रहे हैं, the plank is now pulled 1 meter to the right. अगर इस plank को 1 meter हम पुल करें मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लैंक यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ डिस्टेंस आपका ये भी चलेगा, कैन भी कुछ चलेगा और ये भी चलेगा। बोलो यार। तो कह रहे हैं कि जब ये 1 मीटर प्लैंक जो है आगे फॉरवर्ड मूव किया राइट साइड में, तो तब तक जो आपका सेंटर ऑफ मास है कैन का वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमें ए पार्ट में बताना है। और बी पार्ट में बताना है हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज ईच कैन मेक, और ये कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा जब ये 1 मीटर चलेगा क्या प्लैंक, तब कितना डिस्टेंस वो चला इसका सेंटर ऑफ मास और इसने कैन ने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए, कितने रोटेशन कंप्लीट किए। दिस इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व। ओके, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला इसमें खास लगने वाला है नहीं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फॉर्मूला तो कोई भी लगा देगा। दुनिया जानती है जब बॉल रोल करती है, कुछ भी कोई भी जब व्हील रोटेट करता है, तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है अगर इसकी स्पीड v है तो जो ऊपर वाले की जो ये वाला जो पार्टिकल है इसकी जो स्पीड होती है वो 2v होता है। एक तो रोटेशन की वजह से आता है और एक लीनियर स्पीड की वजह से आता है v, तो 2v हो जाता है। मतलब ये जो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूं तो जो सेंटर ऑफ मास है इसका कैन का, अगर वो स्पीड v से चल रहा है तो जो ऊपर वाला ये जो अपना जो प्लैंक है दैट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये कितनी स्पीड से चल रहा होगा, 2v की स्पीड से चल रहा होगा हर वक्त। एंड फॉर द गिवन टाइम अगर ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो आधा ही करेगा, क्योंकि स्पीड आधी है ना भाई। डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। फॉर द सेम टाइम अगर स्पीड आधी है तो डिस्टेंस भी तो आधा होगा। इसका मतलब कि जो इसने डिस्टेंस कवर किया कैन ने, ईच कैन द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी हाफ ऑफ 1 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। प्योर कॉन्सेप्ट्स, जिसको रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो उखाड़ देगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट अगर मैं बी पार्ट में बात करूं, कितने इसने रोटेशंस कंप्लीट किए आपके कैन ने, तो चला कितना, कैन दोनों कैन कितने चले, 0.5 मीटर चला। अगर मैं एक कैन की बात करूं दोनों ही 0.5 चले हैं, तो ये कितना, अगर एक कैन को भी फोकस कर रहा हूं तो कितना चले, 0.5 मीटर चला है और इसका रेडियस कितना है, इतना है। तो थीटा निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू s/r। कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है, 0.5 और ये हाफ ऑफ, अब इसको मीटर में पुट करना क्योंकि ये मीटर में लिखा है, तो 0.065 मीटर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर जो आपका रेडियन में आएगा दैट वुड बी अप्रॉक्स 15 रेडियन। और इसको कन्वर्ट कर लोगे क्योंकि हमें पता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है इसमें 1 रेवोल्यूशन होता है। बोलो यार। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो थीटा आ जाएगा दैट वुड बी 2.4 रेवोल्यूशंस या रोटेशंस बोल दो। तो इतने रोटेशन वो कंप्लीट कर लेगा 0.5 मीटर में ईच। दोनों इतने चलेंगे। अपना ये वाला भी क्या बोलेंगे इसको, कैन भी, और ये वाला कैन, दोनों 2.4 रोटेशन कंप्लीट करेंगे इंडिविजुअली। तो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा,
कल को थोड़ा गड़बड़ हो जाए, रोटेशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, रोटेशन की स्पेलिंग हो जाएगी ये वाली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, अ पर्सन राइड्स ऑन अ 12 मीटर डायमीटर फेरिस व्हील दैट रोटेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 8.1 RPM। ओके, डायमीटर 12 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 6 मीटर। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिगर को। ये अपने पास हो गया व्हील, सर्कुलर नजर नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा। तो ये इसका रेडियस हमें दे रखा है 12 मीटर। नाउ हमें 3 पार्ट इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। ए पार्ट में बताना है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट द सीट एक्सर्ट्स ऑन 65 kg पर्सन। तो मान लो ये सीट है, इसके ऊपर ये पर्सन बैठा हुआ है और मास ऑफ द पर्सन इज 65 kg। तो ए पार्ट में बताना है कि व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ द व्हील। अच्छा, अभी क्या है, टॉप ऑफ द व्हील है, मतलब अभी ये यहां पर है, टॉप ऑफ द व्हील है मतलब यहां पर है। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं तो ये हो गया, यहाँ पे अपने पास ये सीट है और यहाँ पे ये रखा हुआ है, अब रखा नहीं मतलब बैठा हुआ है ये पर्सन। जो टॉप ऑफ द व्हील यहाँ पे है तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये नॉर्मल ये सीट इस पे कितनी फोर्स लगा रही होगी। देखो इस टाइम पे जो सीट है ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है, अपवर्ड। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ पर्सन का, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी सीट, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है mg, एंड हमें पता है जब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जरूर आएगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो नीचे की तरफ AC सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी आएगी। पूरे क्वेश्चन में हम लोग जो है ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं एंड नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चलते हैं। Now I'm going to use the Newton's second law of motion here to find the force exerted by the seat. In this case, the force exerted will be equals to N. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि N minus mg will be equals to acceleration नेगेटिव की तरफ है तो minus mac, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं N की वैल्यू देखूँ तो ये mg minus mac आ जाएगा, और अगर मैं m कॉमन निकाल लूँ तो g minus ac। अच्छा, m पता है, g पता है, ac नहीं पता। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या वो निकाल लो पहले, कोई बड़ी बात नहीं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लिखना r ओमेगा स्क्वायर होती है, दुनिया जानती है चीज को। r 6 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ओमेगा जो है ये हमें आरपीएम में दे रखा है तो हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया रेडियन और डिवाइड करो 60 से तो ये हो जाएगा सेकंड। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 4.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो ये तो हो गया हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, n विल बी इक्वल्स टू, मास हमें दे रखा है क्वेश्चन में टू बी 65 किलोग्राम। सो 65 टाइम्स g इज 9.81, ac अभी हमने निकाला है 4.32, दैट वुड बी इक्वल्स टू 360 न्यूटन। दिस वुड बी द आंसर फॉर द ए पार्ट। Now next B part में कह रहे हैं what will be the force exerted when it is at the bottom of the wheel। तो देखो, अच्छा A पार्ट में डायरेक्शन में बतानी, डायरेक्शन तो अपवर्ड होगी, ठीक है। अच्छा B पार्ट में अब अगर ये यहाँ पे हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, तब कहाँ पे होगा। तो नॉर्मल फोर्स अगर मैं अब यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये एक्सर्ट करेगा अपना सीट, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अच्छा, इस तरफ जो एक्सेलरेशन है AC वो ऊपर की तरफ लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे लग रही होगी, बोलो यार। अच्छा, तो वही सेम इक्वेशन, द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो आई कैन राइट दैट N माइनस mg इज इक्वल्स टू मास टाइम्स AC। यहाँ से जो N हो जाएगा दैट वुड बी mg प्लस mac। m अगर मैं कॉमन ले लूं, दिस इज mac। if I take the m common that would be g plus ac। so mass 65 किलोग्राम दे रखा है, g स्टैंडर्ड 9.81, ac हमें पता है 4.32 अभी हमने निकाला है, that would be equals to 920 न्यूटन। वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जो हमने ये अज्यूम किया था दैट इज पॉजिटिव। सो इस केस में भी जो ये सीट जो फोर्स लगाएगी पर्सन के ऊपर वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा 920 न्यूटन।
नाउ नेक्स्ट सी पार्ट में कह रहे हैं कि इफ इट इज द हाफ वे अप द व्हील, मतलब अगर यहाँ पे हो तब कितना सीट इस पे फोर्स लगा रही होगी। तो देखो एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, एक तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगी, साथ में अब एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा होती है। अब ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा? फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स दिस एफसी, और mg तो नीचे लग ही रहा है, तो ये हो जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस पॉइंट पे। तो सी वाले अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लिया जाए फ्री बॉडी डायग्राम को, Control C, then I'm pasting it here. Now जो हमारे पास सेंट्रीपिटल और जो ये फोर्स होगी FC, दिस वुड बी इक्वल्स टू m टाइम्स AC हो जाएगा। बोलो यार। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास मास कितना 65, AC कितना 4.32, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू व्हाट 280.8 न्यूटन, एंड दिस इज टुवर्ड्स द, अच्छा ये इस तरफ है तो इस तरफ मैं यूनिट वेक्टर एक्स कैप लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स की तरफ है ना इसलिए एक्स कैप। अच्छा अब जो ये नॉर्मल फोर्स एन होगा ये किसके बराबर होनी चाहिए? mg के बराबर, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो ये एन किसके बराबर हो जाएगा 65 इंटू 4, जी तो होता है 9.81, सो इट विल बी इक्वल्स टू 637.65 न्यूटन, एंड दिस इज वाई कैप। तो ये दो फोर्सेस लगा रही है, एक तो नॉर्मल फोर्स सीट लगा रही है और एक ये भी लगा रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा लेट दिस बी आर, तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, यही होगा। इतनी आपके पास जो सीट है ये फोर्स लगा रही होगी किसके ऊपर? आपके ऊपर जो पर्सन जो फेरिस व्हील पे रोटेट कर रहा है। एन निकाल चुके हैं, एफ सी निकाल चुके हैं, जस्ट प्लग द वैल्यूज। सो 280.8 का स्क्वायर प्लस 637.65 का स्क्वायर, when you'll simplify this you'll get this to be equals to 0.70 किलो न्यूटन, that would be the reaction force। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? देखो कुछ y कंपोनेंट में भी आया कुछ x कंपोनेंट में भी, तो थीटा वुड बी टेंजेंट इनवर्स द y कंपोनेंट ओवर द x कंपोनेंट। n की वैल्यू कितनी है 637.65 डिवाइड बाय x कंपोनेंट इज 280.8 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 66 डिग्रीज। तो अगर मैं अपने जो रिएक्शन फोर्स जो वो लगा रही है सीट बेल्ट, सीट जो लगा रही है पर्सन के ऊपर, ये आई है 0.70 किलो न्यूटन, और जो ये एंगल होगा ये 66 डिग्री होगा अबव द हॉरिजॉन्टल, अबव हॉरिजॉन्टल। तो ये होगा इसका आंसर। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में यहाँ थर्ड पार्ट में गड़बड़ कर देते हैं कि ये सिर्फ इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि इधर एक फोर्स लगाएगी दैट्स इट और बाकी फोर्सेस नहीं आएगी। अब सीट पे बैठे हुए तो नॉर्मल फोर्स तो आएगी ही आएगी, और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये फोर्स है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? इस केस में फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। और ये दोनों ही फोर्सेस कौन लगा रहा है? सीट तो लगा रही है, क्योंकि सीट पे बैठे हो आप, नॉर्मल फोर्स भी वो लगा रही है, फ्रिक्शन भी वही लगा रहा है। तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ आएगा, वो वैल्यू हमने निकालनी थी सी पार्ट में। बाकी जो ए और बी पार्ट में था वो तो देखो अब अब यहाँ पे खड़े हो, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही, बाकी तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वही आपके जो सीट जो आपको फोर्स लगा रही है वो एन के बराबर हो जाएगा ए और बी दोनों पार्ट में। बट सी पार्ट में ऐसा नहीं हो पाया, सी पार्ट में रिजल्टेंट आ गया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी की वजह से आप जो है रोटेट कर पा रहे हो सर्कुलर मोशन में। तो ये था इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this will be the last question for this video. तो यहाँ पे कह रहे हैं consider a race between the following three objects: object 1, object 2 and object 3. So object 1 we have disk. So here we have a disk. This is disk of mass m, radius r. Second object we have a solid sphere. This is a solid sphere. Solid sphere. And it also have the mass m and radius r. Next we have a hollow sphere, spherical shell. So here we have this hollow spherical shell.
और इसका भी मास m ही है और रेडियस r ही है, ये हमें दे रखा है। ओके, सो इन तीनों ऑब्जेक्ट को हमने रोल कराया ऑन दिस रैंप, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ हमने रखे एंड देन रोल्ड। ए पार्ट में बताना है वी हैव टू रैंक द थ्री ऑब्जेक्ट्स इन विच दे विल फिनिश द रेस, मतलब पहले नीचे कौन पहुंचेगा, अपना ये होलोस्फेयर या फिर सॉलिड स्फेयर या फिर डिस्क, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे तीनों को हमने एक साथ रखा गया, मतलब तीनों को जो हमने एनर्जी दी है इनिशियली वो तीनों को हमने सेम ही दी है, क्योंकि पोटेंशियल सेम हाइट h पे रखे गए ना, तीनों के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी h। अब वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ट्रांसलेशन में कन्वर्ट होगी और कुछ रोटेशनल में कन्वर्ट होगी। अब रोटेशनल में कितने कन्वर्ट होगी, ट्रांसलेशन में कितने कन्वर्ट होगी, वो सब कुछ डिपेंड करेगा उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जिसका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो वो रोटेशन में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगी उसकी एनर्जी पोटेंशियल, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो रोटेशन में उसकी एनर्जी कम स्टोर होगी, ट्रांसलेशन में ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं अब तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर कर लेते हैं। तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ mr², सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², और इसका होता है 2/3 mr²। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम है सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। इसका मतलब जो ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा रोटेशन के फॉर्म में वो सबसे कम करेगा, रोटेशन के फॉर्म में सबसे कम काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। तो मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रही है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा पोटेंशियल कन्वर्ट हो रही है ट्रांसलेशन में, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। अगर स्पीड सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले ये रेस जीतना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है 0.5, ये हो गया 0.66। सेकंड नंबर पे ये है, इसका एज कंपेयर टू दिस इसका कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द होलोस्फीयर। और थर्ड नंबर पे ये है। तो हमें इन द कौन से ऑर्डर में रैंक करना था, रैंक द थ्री ऑब्जेक्ट इन विच दे विल फिनिश द रेस। तो सबसे पहले कौन फिनिश करेगा, सॉलिड स्फीयर फिनिश करेगा, उसके बाद कौन फिनिश करेगा, डिस्क, एंड फाइनली कौन फिनिश करेगा, होलोस्फीयर। दिस विल बी द ऑर्डर। बी पार्ट में कह रहे हैं रैंक द ऑब्जेक्ट इन विच इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है किसी के लिए बहुत सिंपल हो सकता है वाला बी वाला पार्ट। तो कई सोचेंगे यार काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, आई ज़्यादा होगा, ओमेगा, ये सब पता नहीं क्या दिमाग लगाएंगे, लगाना भी चाहिए। बट एक बात सोचो, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी तीनों के पास वो सेम ही है। यहाँ जब ये नीचे पहुंचेंगे तीनों ऑब्जेक्ट्स तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, उसके काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। हाँ, ये बात अलग है कि जो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, किसी की जो रोटेशन के फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और किसी की ट्रांसलेशन वाली ज़्यादा होगी। बट जो टोटल जो सम होगा वो तो तीनों का सेम ही होगा, क्योंकि सेम हाइट सेम पोटेंशियल एनर्जी ये रिलीज किए गए हैं। तो बी पार्ट में जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो तीनों ऑब्जेक्ट्स की सेम रहेगी, कुछ अलग नहीं होने वाला। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। हाँ, ये है कि जो सॉलिड स्फीयर है इसकी रोटेशन के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ट्रांसलेशन की फॉर्म में ज्यादा होगी। डिस्क की बीच में रहेगी और होलो की रोटेशन में ज्यादा होगी और ट्रांसलेशन में कम होगी। बट अगर सम देखो तो तीनों का सेम ही आएगा। तो ये था इसका आंसर, और इसी के साथ हमने ये चैप्टर रोटेशनल काइनेमैटिक्स एंड एनर्जी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने नए पढ़े और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दैट विल बी द 11th चैप्टर फॉर दिस सीजन 2। So with this, I'm going to finish this video. अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. Goodbye.